सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत खत्म होने से सिर्फ 2 दिन पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दूसरा कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब का तकर्रुर अब सदर मुमलिकत करेंगे और इसके लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर से वो मुशावरत करेंगे। नए चेयरमैन की तकर्रुरी तक मौजूदा चेयरमैन ही काम करते रहेंगे। इस ऑर्डिनेंस के तहत 4 साल मुकम्मल होने पर चेयरमैन नैब को अगली मुद्दत के लिए दोबारा 4 साल के लिए तैनात किया जा सकेगा और अगर इत्तेफाकी राय ना हुआ तो फिर सदर यह मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा देंगे। चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी जो फिर चेयरमैन नैब की तकर्रुरी का फैसला करेगी। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है कि फवाद चौधरी ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उनकी जानिब से एक बार फिर वही गुफ्तगू की गई कि वज़ीर आज़म किसी सूरत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से बात नहीं करेंगे। हम अपोजिशन से बात करने को तो तैयार हैं लेकिन अपोजिशन लीडर से बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि उन पर खुद नैब केसेस हैं। अब ये ऑर्डिनेंस आ चुका है, सदर मुमलिकत के ज़रिए अब ये तकर्रुर होगा और अगर उनके ज़रिए भी ये तकर्रुर नहीं हो पाता, कोई डेडलॉक बरकरार रहता है, पानी कमेटी में मामला जाएगा। इम्कानात क्या हैं, किस तरह से अब ये इस तब्दीली को अपोजिशन ले रही है और अगर पार्लिमानी पार्टी में मामला जाता है तो वहाँ भी ज़ाहिर है कि हुकूमत की अक्सरियत होगी तो हुकूमत एक बार फिर कामयाब हो जाएगी अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन नैब लाने के लिए। और अगर हुकूमत कामयाब हो जाती है तो फिर अपोजिशन के लिए वो काबिल कबूल होगा इस ऑर्डिनेंस के बाद या नहीं, इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल माहिर कानून वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, ये अब ज़ाहिर है महसूस यही हो रहा है कि ये डेडलॉक हो जाएगा, फिर मामला पार्लिमानी पार्टी में जाएगा, फिर वहाँ से ये तय होगा कि चेयरमैन नैब किसको बनना है। अगर हुकूमत कामयाब हो जाती है जावेद इकबाल साहब को लाने में तो ये तमाम चीज़ें तो एक आइन के अंदर रहते हुए कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक हो रही हैं तो काबिल कबूल होंगी अपोजिशन के लिए। पहली गुजारिश तो यह है कि हमारे लिए क्या काबिल कबूल होगा क्या नहीं होगा ये तो बाद में बात करते हैं। क्या नैब के चेयरमैन को इस तजलील के साथ चेयरमैनी लेनी कबूल है? ये बड़ी हैरानगी की बात है। सारी अपोजिशन सारा मुल्क इसमें शोर कर रहा है और चेयरमैन नैब एक बेनिफिशरी होकर चुप करके बैठे हुए हैं और अपोजिशन की इस हटदर्मी जो इंतहाई बड़ी हटदर्मी है और जो इंतहाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे है वो उसका बेनिफिशरी बनने को तैयार बैठे हैं। पता नहीं उनका इरादा क्या है, जरूर उन्होंने अपनी तस्दील करानी है। अपोजिशन भी बातें करेगी और सुप्रीम कोर्ट में भी ये स्ट्राइक डाउन होगा। दूसरी गुजारिश है कि आपने जो फरमाया है कि पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, आप तो बहुत दूर की बातें कर रहे हैं। हम तो इस ऑर्डिनेंस को नहीं मानते, ये ऑर्डिनेंस गलत है, इसमें LFID है 100% थी, इसमें कोई शक नहीं है। कल तक ये असेंबली में बिल लेके नहीं आए, कल तक असेंबली का इजलास था, सेनेट का इजलास था, इन्होंने जानबूझ के इनडिसेंट डिले किया और उस डिले के नतीजे में अब डेडलॉक क्रिएट होने पे इन्होंने ये कह दिया। आज ये जो लेके आए हैं ऑर्डिनेंस, और उस ऑर्डिनेंस के अंदर तो सरीहन बदबयानती है और नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन या आर्जी एक्सटेंशन भी नहीं हो सकती। ये रूल के खिलाफ नहीं है, ये आइन के मुताबिक है, लिहाजा कोई ऐसी कानून साजी सस्टेन नहीं कर सकती। इसकी गुजारिश ये है कि नैब के चेयरमैन के पास वो कौन से इख्तियार हैं। हुकूमत ने तो इस तरह इजहार किया कि जी नैब का चेयरमैन लगाना, उसकी एक्सटेंशन करना इसलिए बहुत जरूरी है कि नैब का चेयरमैन अगर 8 तारीख को ना रहा तो जैसे नैब खत्म हो जाएगा, डिसफंक्शनल हो जाएगा। क्या होगा? नैब के चेयरमैन अगर होंगे तो क्या होगा और नहीं होंगे तो क्या होगा, इस पे जरा बहस कर लेते हैं जी। नैब के चेयरमैन फर्ज करें 8 तारीख को खत्म हो जाते हैं और एक वाइड हो जाता है, एक तो डिप्टी चेयरमैन होंगे। डिप्टी चेयरमैन भी आजकल इस्तीफा दिए हुए हैं, बिल्कुल, तो और मंजूर भी हो गया। कार्य साहब, वो हैरानकुन बात यह है कि चेयरमैन नैब को मुस्तकिल रखना चाहती है हुकूमत और डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन नैब का इस्तीफा फौरन मंजूर कर लिया। डिप्टी चेयरमैन का इस्तीफा मंजूर हो गया है तो कोई जनरल मैनेजर, कोई GM जो है या इनके जो डायरेक्टर्स होते हैं, DGs जो, उनमें से जो सीनियर बंदा है वो टेम्परेरी चार्ज ले लेगा। लेकिन चेयरमैन का ऑफिस खाली हो जाने से क्या क़यामत आ जाएगी? एक कि जी नए रेफरेंस फाइल नहीं होंगे क्योंकि उनके अप्रूवल चेयरमैन देते हैं, तो कि कोई रेफरेंस विड्रा नहीं हो सकेगा, उसकी इजाजत चेयरमैन देते हैं। 3 के कोई सप्लीमेंट्री चालान जाना है तो वो चेयरमैन इजाजत देते हैं।
इन्वेस्टिगेशन नई को शुरू करनी है तो उसकी इजाजत चेयरमैन देते हैं। इसके अलावा जो केस अदालतों में चल रहे हैं वो तो अपनी जगह चलते रहेंगे। प्रोसिक्यूशन जो हो रही है वो अपनी जगह करती रहेगी, जो इंक्वायरीज हो रही है वो इंक्वायरियां चलती रहेगी, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो चलती रहेगी। और अगर कौन सा ऐसा केस है जो बहुत जल्दी में इन्होंने जमा कराना है, अगर 15 दिन के अंदर ये कंसल्टेशन नहीं होती, अगर गवर्नमेंट का इरादा दुरुस्त होता तो ये कल से कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू करते। और अगर कंसल्टेशन नहीं होती तो फिर भी इवन अगर अमेंडमेंट करनी थी, अपोजिशन से बात करनी थी, तो ये रास्ता इख्तियार कर सकते थे। असेंबली के लिए ये कोई तरीकाकार तय करते, ये बिल ले आने की बात करते, ये इनका इरादा नहीं है। लिहाजा और कैर साहब इस ऑर्डिनेंस में जो एक शेख शामिल है कि अब कोई भी चेयरमैन नैब अपनी 4 साल मुद्दत पूरी करने के बाद फिर वो अगली मुद्दत के लिए भी चेयरमैन नैब तैनात हो सकता है। जाहिर है कि वो कंसल्टेशन ही उसका तरीकेकार होगा। आप उस रेफरेंस की मौजूदगी का जिक्र कर रहे हैं ट्रिप करते हुए। मैं उस ऑर्डिनेंस को डिनाई करते हुए कह रहा हूँ कि ये बदयांती है। जब हम इसको अपोज करेंगे, जब ये स्ट्राइक डाउन होगा तो ये सिरे से खत्म हो जाएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। चेयरमैन नैब भी घर जाएंगे और इसकी बाकी शिकें भी जाती रहेंगी। और ये इस पे इरफान कादर साहब आपको मुझे बहुत ज्यादा बेहतर, मैं उन्हीं की तरफ जा रहा हूँ कानूनी नुक्ता नजर उनसे जानने के लिए। लेकिन ये डिनाई आप इसको अपोज कैसे करेंगे? अदालत जाएंगे या सिर्फ पार्लियामेंट तक रहकर पार्लियामेंट में इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? क्यों नहीं जाएंगे, हर रास्ता इख्तियार करें। अच्छा, तो इरफान कादिर साहब, अगर ये ऑपोजिशन चलें, इरफान कादिर साहब को भी हम जरा कनेक्ट करते हैं और फिर उनसे भी इस बारे में जानते हैं कि अगर ऑपोजिशन जाती है अदालत इसके खिलाफ तो इनकी कामयाबी के कितने इम्कानात हैं। और कायरा साहब इसको सरियन बदयानती से ताबीर कर रहे हैं। लेकिन कायरा साहब, अब ये कहीं अगले, ये ज़ाहिर है इस ऑर्डिनेंस की जो मुद्दत होगी वो तो 6 माह की होगी। ये जो कंसल्टेशन की तरफ अब हुकूमत जा रही है, कुछ लचक का मुजाहरा हुकूमत ने किया है, ये कंसल्टेशन कहीं किसी हद तक कामयाबी से हमकिनार हो सकती है ऑपोजिशन से अगर ये हुकूमत जाती है कंसल्टेशन में? क्योंकि सदर मुमलिकत अब मुशावरत करेंगे वज़ीर आज़म और ऑपोजिशन लीडर से। वो शायर ने कहा था ना, सदर मुमलिकत कंसल्टेशन नहीं करेंगे जी। ये कंसल्टेशन तो लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस ने करनी होती है। उसके ऑर्डर जो है वो सदर की तरफ से जारी होते हैं, वो एक और सूरत हाल है। लेकिन वो शायर ने कहा था ना कि तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर इरादा हो तो, और इरादा दुरुस्त हो। इनका ना इरादा दुरुस्त है ना इरादा है। ये तो इस मामले को भी एक इत्माम हुज्जत करके, आयवाश करके टाइम गेन करना चाहते हैं। इसका तो कोई मजीद आगे सिस्टम है ही नहीं। गवर्नमेंट कंसल्टेशन नहीं करेगी या तो लाल से काम लेगी। इनका एक वजीर कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा, और ये टाइम गेन करना चाहेंगे जो इनको नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन काज़ साहब, कल तक तो ये सूरत थी भी कि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं होगी। फिर फ़रूक नसीम साहब रात में आए, उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज़ दिए टीवी चैनल्स को, उन्होंने कहा कि मुशावरत होगी क्योंकि कानून यही कहता है। अब ये ऑर्डिनेंस सामने आने के बाद भी सूरत बिल्कुल वाज़े हो गई है कि वो कंसल्टेशन तो होगी, कानून के मुताबिक तो हुकूमत चलना चाह रही है। अब शहबाज शरीफ साहब पर खुद ये आता है कि वो चूँकि नैब के मुलजिम भी हैं, नैब के केसेस भी उन पर चल रहे हैं, तो वो इस कंसल्टेशन में अपनी दिलचस्पी जाहिर करते हैं। उनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उन्हें खुद इससे दस्तबरदार हो जाना चाहिए? मुझे हैरानगी है कि आप किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट चलना चाह रही है, गवर्नमेंट ये काम करना चाह रही है। अरे भाई, गवर्नमेंट ने अगर ये करना होता तो इसको लेजिस्लेशन में ले जाते ना। 3 महीने बाद तो ये ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस होता, 3 महीने के लिए। विद इन 3 मंथ जो भी सेशन आएगा, जो भी इजलास होगा, उस पर पेश होना होगा। सवाल ये है कि ये जो गवर्नमेंट का अपना इरादा ही नहीं, उन्होंने बेसिकली काम ही गलत किया हुआ है, तो ये कैसे गवर्नमेंट चलेगी और कैसे हम इनको चलने देंगे? बिल्कुल नहीं चलने देंगे। सही। इरफान कादिर साहब, ये इस खिलाफ कायरा साहब कह रहे हैं कि अदालत जाना पड़ा तो हम वहाँ भी जाएंगे, इस ऑर्डिनेंस को हम नहीं मानते, इसको हम चलने नहीं देंगे। अब ये किस तरह से ऑपोजिशन इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और कितने इम्कानात इनकी कामयाबी के आपको लग रहे हैं? या फिर ये ऑर्डिनेंस अपनी मुद्दत पूरी करेगा और चेयरमैन नैब अपने ओहदे पर रहेंगे और फिर मामला कंसल्टेशन की तरफ जाएगा? कानूनी नुक्ता निगाह से ज़रा इरफान साहब इसकी वजाहत कीजिएगा। कानूनी तौर पे ऑर्डिनेंस जो है जी, वो उसकी जो लाइफ है वो 120 दिन यानी कि 4 माह होती है। सही। कायरा साहब ने गालिबन 3 कहा है, मेरा ख्याल है कि ये ऐसा नहीं है, 4 माह है। लेकिन जी बिल्कुल। तो बाकी कायरा साहब का जो ख्याल है कि उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, मैं कायरा साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट मत जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के केस लेके बैठ जाता है और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट का अपना कोई सियासी रुझान हो
तो वो फिर किसी एक साइड को टिल्ट कर जाता है। तो उससे बेहतर है कि आपका कानूनी हक है बतौर ऑपोजिशन में रहते हुए आप उसका एहतजाज बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आईनी तरीका है एहतजाज करना, क्योंकि कवानीन को या ऑर्डिनेंसेस को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि चेयरमैन नैब जो है वो उसको उठा के अपनी मनपसंद वहाँ उठा के तो फिर अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ आप केसेस बनाना शुरू करें, तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना जी। क्योंकि अगर आप जमहूरियत को इस तरह चलाएंगे जिसमें कि कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग ही नहीं है, ऑपोजिशन को साथ लेके नहीं चल रहा है, दोनों के लिए रूल्स ऑफ द गेम सेम ही नहीं है, और एक लॉपसाइडेड आप एक एहतसाब का अदारा बनाना चाहते हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ कि कायरा साहब और ऑपोजिशन तो कानूनी रास्ता अपनाना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनको इस ऑर्डिनेंस को सियासी तौर पर डील करने की आप बात कर रहे हैं कि एहतजाज करें। एहतजाज से क्या हासिल होगा? कादर साहब ठीक कह रहे हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आप ठीक कह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि अदालतों को, जी सॉरी, कायरा साहब को बोलने में जी नहीं, कायरा साहब कह रहे थे कि आप ठीक कह रहे हैं, आप बात सही कर रहे हैं जी। मैं कादर साहब की बात से एग्री कर रहा हूँ, बात दुरुस्त है, लेकिन फिर भी अपोजिशन अपना फैसला करेगी, लेकिन प्रिंसिपली आई एग्री विद कादर। अच्छा जी इरफान कादिर साहब। जी कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे जैसे अदना यानी लॉ एक्सपर्ट की बात मेरे लिए बड़ी बात से तकलीफ है सर। आई नो पर्सनली यू आर वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो मुझे बिल्कुल तकवीयत हुई है आपकी इन बातों से, और मैं भी यही कहूँगा कि अदालतें जो हैं वो सियासत से अगर दूर रहें तो बेहतर है, और उसमें उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट में भी लिखा हुआ है कि अदालतें ऐसे क्वेश्चंस में नहीं जाएंगी जिसका ताल्लुक जो है पॉलिटिकल चीज़ों से हो, हाँ उनमें क्वेश्चंस ऑफ लॉ भी क्यों ना इन्वॉल्व हो, वो उससे अपने आप को दूर रखेंगी, उससे इज्तनाब करेंगी। तो अच्छी बात है कि अदालतें जो है वो सियासत का अखाड़ा ना बने, और सियासी जो तनाज़ात हैं उसमें लोगों को शामिल किया जाए और अवाम भी हिस्सेदार हों, और अवाम के ज़रिए कोई भी सियासी पार्टी या कोई भी सियासी हुकूमत का एहतसाब होना चाहिए जो कि इस तरह के कवानीन बनाना चाहती है। अच्छा इरफान साहब, ये जो 120 दिन का जो ये वक्त है, ये 4 माह का वक्त, अब ये 4 माह ऑपोजिशन के पास है कि वो इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो करना चाहे, चाहे एहतजाज की सूरत में, चाहे कानूनी रास्ता अपनाए इसको ख़त्म करवाने के लिए, और फिर 4 महीने बाद ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो हुकूमत के पास भी इतने 120 दिन ही है कि वो अपोजिशन से कंसल्टेशन करे, अगर वो अपनी बात मनवाना चाहती है तो डायलॉग के जरिए मनवाए। मैं आपको अपनी बात समझा नहीं सका, मैं फिर समझाता हूँ। यहाँ पे कोशिश ये होती है कि जो भी हुकूमत में आता है वो एहतसाब के जो एहतसाब का जो अमल है उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, और अपने जो लोग ऑपोजिशन में होते हैं उनको टारगेट करता है, और कोशिश ये करता है कि एहतसाब के नाम पे जो ऑपोजिशन के लोग हैं उनको कभी भी अगले 100 साल हुकूमत में ना आने दें। तो ये इस किस्म का जो चीज है ये एक्सपोज हो। इरफान साहब मैं पूछना चाहता कि मुझे भी एक मौका है। जी कादिर साहब, जरूर। इरफान कादिर साहब, हमें थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए। नैब के चेयरमैन की और नैब के इदारे का इशू है, इसकी परफॉर्मेंस आइंदा कैसे होगी, किस तरह, जिस तरह नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्टों ने बहुत सारे केसेस में कहा है, और ये बहुत वाज़ेह तौर पे कानून की और आइन की के साथ खिलवाड़ करते हुए ऑर्डिनेंस आया है। फंडामेंटल राइट्स हो या ह्यूमन राइट्स, फेयर प्ले हो या हर बंदे का इंसाफ का जायज हक, क्या ये उस जुमरे में पब्लिक इंटरेस्ट का इशू नहीं है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट खुद अपने तौर पे सुओ मोटो लेके इस ऑर्डिनेंस को देखे कि यह क्या मेल ऑफ आईडी के साथ जारी करना ऑर्डिनेंस जो है ये फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लैश करता है कि नहीं? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डिनेंस को स्ट्राइक डाउन कर सकता है ये कह के कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, या कोशिश हो रही है कि एक ही चेयरमैन नैब जो है उनसे हुकूमत जो है वो क्लिक करे और उससे उनके मकासद पूरे हों, क्योंकि फर्द वाहिद के लिए जब आप कानून बनाते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ होता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि इस सारे अमल दखल में अदालतें जो हैं वो भी यानी पॉलिटिकल मनूवर्स का शिकार हुई हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का शिकार हुई है। मसलन आपको याद होगा जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को घर भेजा गया था एक फैसले के जरिए, या जिस तरह राजा परवेज अशरफ और बहुत सारे लोगों का जो पीपल्स पार्टी के थे वहाँ पे एहतसाब किया गया था, और चीफ जस्टिस ने नैब को बुला के कहा था कि इनके खिलाफ केसेस बनाए, वो सारे केसेस गलत साबित हो चुके हैं ऑलमोस्ट।
लेकिन तब ये किया गया था। तो अदालतों को मैं समझता हूँ कि अगर अदालतें बिल्कुल न्यूट्रल हों तो ठीक है, लेकिन अदालतें अगर टिल्ट शो कर दें किसी एक पार्टी की तरफ, जिस तरह से वो माजी में करती रही हैं, तो वो चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस को कोशिश करनी चाहिए कि अदालतों को उस चीज़ में ना इस तरह ना करने दें। सही। अच्छा, इरफान कादरी साहब, अब ये 4 महीने बाद, ज़ाहिर है इस ऑर्डिनेंस की मुद्दत 4 माह है, उसके ऑर्डिनेंस में ये मौजूद है कि इरफान अपनी जावेद इकबाल साहब हैं, जब तक अगले चेयरमैन नैब नहीं आ जाते ये अपनी ड्यूटीज़ को जारी रखेंगे। तो ये 120 दिन तक ही जारी रखेंगे, 120 दिन में भी तकर्रुर नहीं हो सका, कंसल्टेशन नहीं हो सकी, तो ये उसके बाद भी उनकी टर्म जारी रहेगी? ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है कि अगर ऑर्डिनेंस जब 4 माह के बाद ख़त्म हो जाता है तो वो जो नैब के कवानीन में तरमीम लाया है, क्या वो तरमीम जो है वो ऑर्डिनेंस के साथ ख़त्म हो जाएगी या तरमीम ऑर्डिनेंस के ख़त्म होने के बाद भी रहेगी? तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत मशहूर केस है, ज़ियाउल्लाह केस, उसमें ये कहा था कि अगर ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाता है तो जो तरमीम वो लेके आता है किसी कानून में, वो तरमीम भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा। जबकि इसके बरक्स कुछ पुरानी रूलिंग्स हैं, तो इस पे चूँकि तजाद है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स पे, तो उस वजह से भी ये ऑर्डिनेंस जो है जब ये ख़त्म होगा तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी जन्म लेगी और फिर ये तमाम चीज़ जो है और भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी इस चीज़ की वजह से। और ज़ाहिर है इरफान साहब, अगर ये खुद ब खुद ये तरमीम भी खत्म हो गई 4 माह बाद, तो अपोजिशन को तो फिर एहतजाज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 120 दिन बाद जावेद इकबाल साहब खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि कंट्रोवर्सी तो मच जाएगी ना जी उस पर। देखिए 4 महीने वैसे भी टू लॉन्ग ए टाइम, 4 महीने तक कौन देखेगा? 4 महीने में तो जमीन आसमान एक किया जा सकता है, ऐसा नहीं होगा। अपोजिशन इस पे लायामल लेगी और मैं गुजारिश आपसे कर रहा हूँ, हम बिल्कुल देखेंगे कि अब इस मुल्क की अदालतें सिर्फ हुकूमत की तरफ कैसे देखती है और अपोजिशन की तरफ। ये फंडामेंटल राइट का सबसे बड़ा केस है मेरी नजर में, और आज देखना यह है कि इस पे हमारी आला अदालतें अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभाती। और कायर साहब, इस पे क्या अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब से अभी तक कोई आप लोग की बातचीत हो सकी है? वो इस कंसल्टेशन का पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे? नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन यकीनन तमाम अपोजिशन की जमातों से इसमें मुशावरत करेंगे, और मेरा ख्याल है वो शुरू हो गई होगी शायद, या हो जानी चाहिए। जल्द अज जल्द उससे मुशावरत करके वो को मुश्तरका लायामल लाने की कोशिश करेंगे या करना चाहिए। सब क्योंकि कंसल्टेशन का पार्ट भी उन्हें होना है, और फिर अगर वो इस ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट भी जाते हैं तो ये इन दोनों चीज़ों में कहीं कोई तजाद तो नहीं आपको महसूस होगा कि वो एक कंसल्टेशन भी उस प्रोसेस में भी है जो इस ऑर्डिनेंस के तहत हो रही है, और इसी ऑर्डिनेंस के वो खिलाफ भी एक एहतजाजी तहरीक को लीड करें? देखिए, वो उनकी एक आईनी जिम्मेदारी और एक आईनी ओहदा है, उन्होंने वो अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करनी है। उसके साथ अगर वो ये कह रहे हैं, देखिए ना, ये ऑर्डिनेंस आ गया, ये इस वक्त एक लॉ की हैसियत, ये कंट्रोवर्शियल है, ये गैर कानूनी है, ये इलीगल है, लेकिन इसके बाद इस वक्त ये ग्राउंड पे तो है, तो वो अपनी जगह उसकी हम लीगैलिटी को चैलेंज करेंगे, उसकी लीगैलिटी को हम क्वेश्चन करेंगे पार्लियामेंट में या जहां भी, लेकिन उनसे अगर कंसल्टेशन होगी तो वो उनकी एक आईनी जिम्मेदारी है बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन। और मेरा ख्याल है कि दोनों इश्यूज पे, इसके लिए अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस तहरीक के लिए और जो भी उन्होंने कंसल्टेशन की राय देनी होगी उस पे वो अपोजिशन की जमातों से फौरन मुशावरत करेंगे, ये मेरी राय है। अच्छा कायर साहब, ज़रिए इसको हुकूमत की आप शर्त कह लें या ऑफर कह लें, जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बात की जा रही थी कि अपोजिशन लीडर चेंज कर दें, शहबाज शरीफ साहब ना हो, कोई और हो जिस पर नैब केसेस ना हो, तो हम मुशावरत कर लेंगे, तो ये वाकई ये कोई संजीदा शर्त थी, संजीदा ऑफर थी, या इस पर अपोजिशन ने भी कोई संजीदगी से गौर किया? इस सवाल को मैं इस काबिल ही नहीं समझता जी मैं इस पर रिप्लाई करूं। अच्छा, तो अब चलें, अब ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब पर बड़ी आईनी जिम्मेदारी है, एक चेयरमैन नैब वाला ये मामला है, आगे एक मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी है, उसको हुकूमत हटाना चाह रही है उनको उस ओहदे से, तो ये अब ये मामला किस तरफ आपको ये जाते दिखाई दे रहे हैं? हुकूमत इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है, चेयरमैन नैब को कंटिन्यू करना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है? देखिए मियां, मसला ये है, जो कहते हैं दुल्हन रही जो प्रिया मन है, लीडर ऑफ द अपोजिशन वही जिसको अपोजिशन अपना लीडर माने। ये किसी के कहने पे और हुकूमत क्या ये कोई पकड़ यूनियन है किसी के, उसमें हुकूमत जो है उसकी मर्जी का ही लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चेंज कर दिया जाए। हमें 10 इख्तलाफ हो सकते हैं, 10 इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत अपनी ख्वाहिशों पे अनोखे लाडले छोड़ ही है। और कैसे ज़ाहिर इदारों के जो सरबराहान होते हैं, ज़ाहिर उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है, चेयरमैन नैब पूरे इदारे को लेकर चल रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर उनके चले जाने से इदारा अपनी कारकर्दगी उस तरह से बरकरार नहीं रख पाता,
तो उनके इस तसलसल को की हुकूमत मंतक तो यही पेश कर रही है कि जी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि उनके जाने से डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो ये फिर उनकी इस मंतक को समझा जा सकता है। और आपके प्रोग्राम में अगर इरफान कादर साहब मौजूद तो जरूर पूछ लीजिए कि चेयरमैन नैब के चले जाने से जो केसेस इस वक्त ट्रायल में हैं उन पर कोई असर नहीं होगा, जो केसेस इन्वेस्टिगेशन में उन पर कोई असर नहीं होगा, जो जिनकी इंक्वायरीज हो रही है उन पर कोई असर नहीं होगा, जो केसेस ऑलरेडी नैब की प्रोसिक्यूशन में उन पर कोई असर नहीं हो सकता, वहां सिवाय नए केसेस फाइल करने, केसेस विड्रा करने या कोई एडिशनल रेफरेंस फाइल करने, इसकी चंद मंजूरियां होती हैं। बाकी नैब ऐसा इदारा भी रहेगा, उसका फंक्शन भी रहेगा और जो ऑलरेडी प्रोसेस है वो चलता रहेगा। अगर हुकूमत का इरादा दुरुस्त हो तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर वो अपोजिशन के साथ बैठ के इसके अंदर जो तरमीम करना चाहते हैं वो एक कानून की सूरत में ला सकते हैं और वो ला के इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं, ये मुमकिन है। लेकिन नैब के चेयरमैन के जाने से नैब अमलन मुअत्तल नहीं हो जाता, नैब कायम रहता है, अपनी जगह काम करता है। सिर्फ उसमें मैंने जो गुजारिश की तो वो 2-3 चीजें हैं और वो हुकूमत बता दे कि कौन से रेफरेंस है जो फौरी तौर पर फाइल होने जरूरी है और कौन से रेफरेंस है जो रुक जाएंगे 15 दिन, तो पता नहीं क़यामत आ जाएगी भाई। जी सही। तो इरफान कादिर साहब, कायरा साहब भी कह रहे हैं कि ज़ाहिर है नैब का इदारा नहीं रुकता, जो रेफरेंसेस पहले से चल रहे थे वो चलते रहते, सिर्फ नए रेफरेंस जाहिर करने में थोड़ी ताख़ीर ज़रूर हो जाती। तो ये 8 अक्टूबर अगर गुजर भी जाती, कंसल्टेशन में हुकूमत चली जाती है अपोजिशन से, तो फिर इसमें मुज़ायका क्या था? क्या नैब की परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाती चेयरमैन नैब के जाने से? क्या नैब का इदारा ही बंद हो जाता? देखिए, मुझे लग ये रहा है कि कुछ कोशिश हो रही है कि आने वाले दिनों में केसेस जो हैं उसी तरह से लॉप साइडेड बनाए जाएं जिस तरह से कि कुछ पिछले चंद दिनों में बनाए गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस जो हम देख रहे हैं कि हुकूमती लोग जो है उनके खिलाफ नहीं बन रहे, बल्कि जो हुकूमत के मुखालफीन हैं अपेरेंटली सियासत में उन पे बन रहे हैं। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि वो जो केस उन्होंने मुखालफीन पे करने हैं वो रुक जाएं। बाकी कायरा साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो केसेस दायर हो चुकी हैं, जो मामले अकाउंटेबिलिटी कोर्ट पे हैं, जो तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, उस हद तक वो तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन सर्टनली नए रेफरेंसेस बगैर चेयरमैन नैब पे तो फाइल नहीं होंगे, क्योंकि रेफरेंस फाइलिंग का जो डिसीजन है वो नैब का चेयरमैन लेता है। सिर्फ ये मियां नवाज शरीफ के केस में पहली दफा वो नैब के चेयरमैन ने डिसीजन नहीं लिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया डिसीजन और उन्होंने अहकामात जारी कर दिए कि रेफरेंस फाइल करें। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। कायरा साहब ने बड़ा वाज़ेह की स्ट्रेटजी बताई कि हर तरह का एहतजाज करेंगे, हर वो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे जिसके ज़रिए इस ऑर्डिनेंस को रोका जा सके, और अपोजिशन इस ऑर्डिनेंस को मानने पर तैयार नहीं है। हुकूमत ये ऑर्डिनेंस ले आई है, आगे हुकूमत की नीयत क्या है? क्या वाकई हुकूमत ये चाहती है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही नैब चेयरमैन रहे, या उनके अलावा कोई और नाम भी हुकूमत के जहनों में इस वक्त गर्दिश कर रहा है? और अगर है तो वो कौन से नाम हो सकते हैं? इस बारे में मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान का मौजूदा आइन 1973 में बनाया गया और उसमें अब तक 27 बार तरमीम की जा चुकी है। आइन में तरमीम करने का मतलब किसी नई चीज़ को आइन में शामिल करना या उसमें किसी चीज़ को ख़त्म करना होता है। आइन में तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट अरकान की 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, जबकि किसी भी आम कानून साजी के लिए सादा अक्सरियत यानी 51% वोटों की बुनियाद पर भी कोई कानून पास किया जा सकता है। आम कानून साजी में कोई भी ऐसा कानून पास नहीं किया जा सकता जो आईन पाकिस्तान से मुतसादम हो, और अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बनाती है जो आइन के खिलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे कलअदम करार दे सकता है। लेकिन इसी आइन में सदर पाकिस्तान के पास सदारती ऑर्डिनेंस की सूरत में एक खास इख्तियार हासिल है, जिसकी वजह से सदर बगैर पार्लियामेंट की मंजूरी के कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। इस इख्तियार के इस्तेमाल के 2 बुनियादी शराइत हैं, एक तो कानून साजी की फौरी ज़रूरत हो और दूसरा यह कि पार्लियामेंट का इजलास भी उस वक्त ना हो रहा हो। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से सदारती ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल अक्सर मुतनाज़ कानून साजी या अपोजिशन जमातों को कायल करने की मुश्किलात से बचने के लिए किया जाता है, और जब हुक्मरान जमात के पास पार्लियामान में काबिल एतमाद अक्सरियत नहीं होती तो दफ़ा नवासी का सहारा लेना अब बिल्कुल आम बात हो चुकी है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए हुक्मरान जमात को फ़ायदा दिया जाता है और मुखालिफ जमातों को निशाना भी बनाया जाता है।
तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने शुरू के 3 सालों में ऐसे कई ऑर्डिनेंस ला चुकी है जिस पर उसे असेंबली में हिमायत मिलना मुश्किल हो गया था। हुकूमत को चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी के मामले और दोबारा जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को चेयरमैन नैब तैनात करने पर हुकूमत को आईनी मुश्किलात और अपोजिशन की सख्त मुखालफत का सामना था, जिसकी वजह से अब एक बार फिर हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा लिया और सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करके उन्हें फिर से चेयरमैन नैब तैनात कर दिया है। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो पहली हुकूमत नहीं है जो पार्लियामेंट के बजाय सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी कर रही है। पिछली हुकूमतों ने भी ये आसान रास्ता कई बार अपनाया था। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने 121 सदारती फरामीन जारी किए थे, जबकि पार्लियामेंट ने सिर्फ 50 कवानीन उस दौर में बनाए थे। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौरे हुकूमत में भी ऑर्डिनेंस का सहारा कई बार कानून साजी के लिए लिया गया। 2018 में हुकूमत में आने वाली तहरीक इंसाफ ने अपने पहले साल 7 सदारती ऑर्डिनेंस जारी किए। फिर दूसरे साल में तहरीक इंसाफ ने 31 ऑर्डिनेंस जारी किए, जिसके बाद उनकी तादाद बढ़कर मजमूई तौर पर 38 तक पहुंच गई और फिर तीसरे साल में भी मजीद 20 ऑर्डिनेंस जारी हुए। फिर ये तादाद बढ़कर 58 तक जा पहुंची और हुकूमत अपने चौथे यानी मौजूदा साल में 6 ऑर्डिनेंस जारी कर चुकी है, यानी मजमूई तौर पर अब तक 64 ऑर्डिनेंस ये हुकूमत ला चुकी है। ये हुकूमत का चौथा साल है और कानून साजी में किस तरह से गैर संजीदगी का मुजाहरा इस वक्त किया जा रहा है। चेयरमैन नैब को गो के अब ये हुकूमत लाने में कामयाब हो गई है। लेकिन अभी ब्रेक से पहले कमर जमान कायरा साहब कह रहे थे कि हम अदालत जाएंगे, हर वो दरवाज़ा खटखटाएंगे जिसके जरिए इस ऑर्डिनेंस को रोका जा सकता है। इरफान कादिर साहब ने उनको मशवरा दिया कि आप अदालत ना जाएं, आप एहतजाज करें, चूँकि अदालत जाने से मामला तूल भी पकड़ सकता है और 120 दिन अब इस ऑर्डिनेंस की मुद्दत है और इन 120 दिन तक तो चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने रहना ही है और 120 दिन के बाद फिर जो तरमीम इस ऑर्डिनेंस के जरिए की गई है उसके बारे में कुछ तजाद पाया जाता है। इरफान कादिर साहब ने कहा कि वो ख़त्म भी हो सकती है और फिर आगे जाकर ये मामला कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। अब इस पर नून लीग का क्या मौक़िफ़ है? राना सनाउल्लाह साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो राना साहब, ज़ाहिर सदर मुमलिकत अब तकर्रुर करेंगे इस ऑर्डिनेंस के बाद और लीडर ऑफ द हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन यानी शहबाज शरीफ साहब से अब वो मुशावरत करेंगे। अगर ये इस मुशावरत में कहीं कोई मामला नहीं तय पाता फिर ये पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, वहाँ ज़ाहिर हुकूमत अपनी अक्सरियत से कामयाब कराने में कामयाब हो जाएगी इस तकर्रुरी को। तो अब क्या स्ट्रेटजी आप लोग की होगी आगे? प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्टेशन करके जो है वो ऑर्डर ये करेगा इसका फैसला कि ये कंसेंसस होता है या नहीं होता, ये गलत है। ये कंसल्टेशन प्राइम मिनिस्टर ने करनी है। प्राइम मिनिस्टर का वो जितने भी फंक्शंस करता है वो प्रेसिडेंट करता है और प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड है कि टू एक्ट ऑन द कंसल्टेशन और ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए ये कंसल्टेशन जो है ये प्राइम मिनिस्टर को करनी है और जो प्राइम मिनिस्टर ये फरमा रहे हैं या उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो कंसल्टेशन नहीं करें, तो वो एक अपना कानूनी और आईनी जो फर्ज उनके ऊपर है वो अदा नहीं कर रहे। दूसरा ये है कि ये चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट ये जावेद इकबाल साहब रहे या कोई जावेद इकबाल साहब जैसे और ले हैं, ये इस जो तरमीमी है ये इसमें जो है ये सिर्फ एक धोखा दिया जा रहा है। असल में इस तरमीमी बिल के जरिए से गवर्नमेंट अपने लिए एनआरओ ला रही है और वो तमाम काम जो उसने किए हैं और जो उसके जुम्मे है, जो आटा चोरी की है, जो उन्होंने चीनी की कीमतें बढ़ा के पूरी दुनिया को लूटा है और जो फैसले उस वक्त हुए हैं वो जिन फोरम के ऊपर फैसले हुए हैं उन तमाम फोरम को नैब की बाहर निकालते हैं। यानी जिस ला के तहत ये शाह खान अब्बासी साहब को अपना जो है वो एहसन इकबाल साहब को, मुफ्ता इस्माइल साहब को, दूसरे जो इमरान साहब थे गालमन PSO के कोई यानी जिन लोगों को बेगुनाह लोगों को उन्होंने महीनों जेलों में रखा, अब इनको खुद जब अपने गले में फंदा नजर आ रहा है तो ये अमेंडमेंट्स हो कर असल अमेंडमेंट वो है, ये उन सबको जो है वो ये अपने लिए एनआरओ दे रहे हैं। और दूसरा ये इस बात का बंदोबस्त कर रहे हैं कि जो इन्होंने केसेस अपोजिशन के खिलाफ बनाए हैं उनको ना आओ देखे ना ताओ, उनको रोज की बुनियाद के ऊपर जो है वो चलाएं। एक तो ये है कि अगले 6-8 महीने जो है वो अपोजिशन सिर्फ एक ही काम करे और वो ये कि वो अदालतों में मौजूद हो सुबह
8 बजे से लेके 5 बजे तक और तारीखें भुगते और उसके बाद जो है ये अपोजिशन को जो है वो सजा दिलाएं। इस ऑर्डिनेंस का ये 2 मेन मकासद हैं और ये चेयरमैन वाली बात जो है वो सिर्फ ऐसे ही उसके ऊपर फोकस करवा रहे हैं ताकि लोग समझें कि जी ये कोई चेयरमैन का मसला है और चेयरमैन का मसला जो है ये अब उन्होंने नया चेयरमैन लगा दिया तो ये हल हो। तो राना साहब अब सदर मुमलिकत कंसल्टेशन करें ऑपोजिशन लीडर से या प्राइम मिनिस्टर करें इस ऑर्डिनेंस के बाद? नहीं, सदर मुमलिकत कर ही नहीं सकते। शहबाज शरीफ साहब क्या इस कंसल्टेशन का पार्ट बनेंगे? अब तक पार्टी के अंदर कोई इस तरह की चीज तय हुई है? देखिए, जब एक कंसल्टेशन करना या कंसल्टेशन देना जो है वो आईनी और कानूनी तौर पे उनके ऊपर फर्ज है, तो मैं तो मियां शहबाज शरीफ साहब से ये तवक्को नहीं करता कि वो इस किस्म की अना और जिद जो प्राइम मिनिस्टर अपनाए हुए हैं वो कहें कि जी मैं कंसल्टेशन नहीं दूंगा, उन्हें देनी चाहिए। ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब नूली के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हो, कह रहे थे शहबाज शरीफ तो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और इस कंसल्टेशन का हिस्सा वो बनेंगे। अब हुकूमत क्यों ये ऑर्डिनेंस लाई है और क्यों वक्त से पहले इससे मुताल्लिक कानून साजी नहीं की गई, पार्लियामेंट में इस मामले को क्यों लेकर नहीं गए, अपोजिशन के साथ ये कंसल्टेशन पहले से शुरू क्यों नहीं हुई, इस बारे में हुकूमत का जवाब जानते हैं। रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश साहब, ये कानून साजी पार्लियामेंट के जरिए क्यों नहीं की जा रही है? ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस से 4था साल आपकी हुकूमत का शुरू हुआ है, ये 64वां ऑर्डिनेंस है जो आया है। शुक्रिया। देखें, एक नैब के चेयरमैन का एक तरीकेकार जो है वो तो वाजह है कि प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन मिलके करते हैं। अगर नहीं होता है तो 10 रुकनी पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है और वही उसको फाइनल करती है, चाहे इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का मामला हो चाहे नैब के चेयरमैन का मामला हो, और इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों के ऊपर यही तरीकेकार होता है। अब आप कहते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो बोल्ड और ब्लंट, उसका एक हमेशा कहावत रही है कि भाई जो लोग जिसके ऊपर करप्शन की केसेस हैं, जो जिसके ऊपर रेफरेंसेस हैं, और उनसे मैं उन्हीं इदारे के चेयरमैन के लिए क्यों बात करूं, जिसकी वजह से उनके पास ये था कि मैं नहीं बात करूं। मगर अब कम से कम ये चीज़ आज ऑर्डिनेंस अगर आया है तो उसके अंदर भी उस चीज़ को वेट दिया गया है कि नहीं, ये तरीक़ेकार है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। मैं समझता हूँ अगर राना सनाला ने अगर ये अभी बात की है कि मियां शहबाज शरीफ इसमें पहल करने के लिए तैयार है, अच्छी अगर इसकी तरफ अपोजिशन की तरफ से अगर कोई ऐसी बात होती है। नहीं, रमेश साहब उन्होंने ये नहीं कहा कि पहल करने को तैयार, उन्होंने कहा कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी उन पर है, चूंकि वो अपोजिशन लीडर हैं, तो अगर गवर्नमेंट उनसे कंसल्ट करती है तो वो अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, यानी वो पीछे नहीं हटेंगे। देखें, मैं समझता हूं कि इसके लिए जॉइंट मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर की और लीडर ऑफ अपोजिशन की, और अब दोनों चीज़ें हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अगर लेटर लिखता है, लीडर ऑफ अपोजिशन को प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाता है और वहाँ पे वो आता है और मिलके उस चीज़ों के ऊपर डिस्कस होता है, और ये भी जाते हैं वो लेटर लिखता है। ये दोनों चीज़ें इस वक्त क्वेश्चन मार्क हैं। तो अगर ये चीज़ होती है तो बेहतर है, नहीं होती तो दूसरा पार्लियामेंट्री तरीक़ेकार यही है कि कमेटी बनती है और वो कमेटी जो है वो उसको फाइनल करती है। तब तक जो है एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट खाली हो, तो ऑर्डिनेंस जो आया है टिल द न्यू अपॉइंटमेंट तक का आया है, और टिल द न्यू अपॉइंटमेंट के लिए मैं समझता हूं कि जितना जल्द हो सके और ये मसला हल हो और तो ज्यादा बेहतर। रमेश साहब, ये ऑर्डिनेंस आने के बाद तो अब 120 दिन का आपके पास वक्त है, इसी में आपको ये मामला सुलझाना है। जो कंसल्टेशन ऑर्डिनेंस आने के बाद ऑपोजिशन लीडर से हो सकती है, तो ऑर्डिनेंस आने से पहले क्या कानूनी तौर पर वही इससे पहले नहीं हो जानी चाहिए थी, तो ऑर्डिनेंस आने की जरूरत ही ना पड़ती? आप सही कह रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये जो सोच थी और कि भाई वो आएंगे नहीं आएंगे, हमारी सोच कि आया जिनके ऊपर रेफरेंसेस चल रहे हैं और उन्हीं इदारे के चीफ को लगाने के लिए उनसे मुशावरत करें, तो ये दोनों सोच की वजह से ये टाइम भी, और दूसरा टाइम कि अफगानिस्तान का जो आप इन 4 महीने देखो, जो भी अपॉइंटमेंट होती है किसी भी पोस्ट की, तो वो कोई साल पूरा पहले शुरू नहीं होती है। लाजमी है अगर चेयर के ऊपर कोई बैठा होता है तो आप उसकी डिस्कशन जो है विद इन 2 मंथ शुरू करते हैं, 2 महीना पहले शुरू करते हैं कि वो प्रोसेस शुरू हो जाए कि 1-1.5 महीने में वो चीज़ फाइनल हो जाए। और ये जो आप जुलाई, अगस्त, सितंबर जो 3 महीने गुजरे हैं, मैं समझता हूँ आप पूरे तरीके से वाकिफ हैं कि इन 3 महीनों के अंदर जो सूरत हाल रही है
पाकिस्तान की नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अफगानिस्तान इशू के ऊपर, IMF के इशू के ऊपर, फाइनेंशियल इशू के ऊपर, हिस्टोरिक पोजीशन के ऊपर वो इतनी ज्यादा बिजी रही है, मैं नहीं समझता हूं कि उससे ज्यादा कोई प्रायोरिटी थी जहां पे पाकिस्तान तो रमेश साहब अब सिर्फ जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नाम ही है, एक ही नाम है जो 4 महीने बाद उसी नाम, इन 4 महीनों में इसी नाम पर बहस होगी, या फिर हुकूमत के पास कोई 2-4 नाम और भी हैं जिन पर गौर किया जा रहा है? अगर ऑपोजिशन इस नाम पर नहीं राजी होती तो कोई और नाम आप उनके सामने रखेंगे? तरीकेकार ये होता है, जितने कदर मुझे पता है, कि 2 या 3 नाम जो भी अपोजिशन जो है वो अपना प्राइम मिनिस्टर की तरफ, हाउस की तरफ से जो आएंगे, उनमें से आप अपोजिशन सिलेक्ट करेगी या अपोजिशन अपने नाम भेजेगी। अगर उन 3 नाम अगर गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, अपोजिशन लीडर कहता है ये तीनों नाम मुझे पसंद नहीं है और मैं ये 3 नाम और आपको देता हूं, तो, आप उसमें से सिलेक्ट तो रमेश साहब वही पूछोगे, हुकूमत के वो 2 या 3 नाम कौन से हो सकते हैं? 3 नाम अगर वो देती है गवर्नमेंट, उनमें से अपोजिशन अगर एक नाम ओके करती है तो फाइनल हो जाएगा। अगर अपोजिशन कहती है कि नहीं मैं ये 3 नाम देती हूँ, वो 3 नाम मुझे कबूल नहीं है, कभी कभार ऐसे नाम भी आ जाते हैं जिसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो, रमेश साहब ये तो आप तरीका बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं कोई हुकूमत अभी सोच कर रही है, कोई 1-2 नाम हुकूमत के जहन में है जावेद इकबाल साहब के अलावा? देखिए, अगर आप हुकूमत की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आप राना सनाला से नाम अगर अच्छे बंदों का अगर फ्लोट करना है, चाहे गवर्नमेंट फ्लोट करे चाहे अपोजिशन फ्लोट करे, आप राना सनाला से पूछ लेते कि भाई आपके जहन में कोई 3 नाम ऐसे हैं, अगर कोई गवर्नमेंट नाम लेती है और वो आपको कबूल नहीं होते तो फिर आप कौन से नाम देंगे? तो इनको भी एक प्रायोरिटी है कि ये भी 3 नाम देंगे, फिर उनकी कमेटी जो बनेगी और कमेटी उन 6 नामों में से किसी एक को सिलेक्ट करेगी। तो दूसरा तरीकेकार ये भी है। तो इस वजह से लेट्स सी, और मैं समझता हूँ अभी जो है वो सही टाइम है, इस टाइम के ऊपर अभी मुश्किल से ये मराइल अफगानिस्तान वाले कुछ कदर जो है वो हल हुए हैं और इनसे अभी पाकिस्तान की जो बिल्कुल हर इदारा जो बिल्कुल अभी मुश्किल से इससे फारिग हुआ है, तो अब इस के ऊपर तवज्जो देगा कि इसको हम ठीक है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। ऐसा ही हो रहा है कि अभी हुकूमत के जहनों में जावेद इकबाल साहब के अलावा कोई और नाम है नहीं और हुकूमत आगे इसी नाम के साथ जाना चाहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का गुज़िश्ता दिनों एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये हुकूमत अब 1 करोड़ नौकरियों से कई आगे निकल गई है और वो वादा हम कब का पूरा कर चुके हैं। और इसकी उन्होंने कुछ तफसील भी बताई कि 16.5 लाख से ज़ायद अफराद को बैरून मुल्क भिजवाया गया, जबकि सिर्फ पंजाब के महकमा सेहत ने यानी सिर्फ एक महकमे ने 40,000 से ज़ायद नौकरियाँ दी और दीगर महकमों में भी लोगों को बेशुमार नौकरियां दी गई हैं। तो ज़ाहिर है मुल्क में नौकरियां उसी वक्त बढ़ती हैं, ये नौकरियों के मौके उसी वक्त सामने आते हैं जब मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन होती है। तो क्या इस वक्त हमारे मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है? डॉलर मुस्तकिल ऊपर जा रहा है, रुपए की कदर मुस्तकिल कम हो रही है, सर्कुलर डेट में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। और फवाद चौधरी इस मौके पर ये बात कर रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरियों से ज़ायद इस वक्त हुकूमत दे चुकी है। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा था ज़रा ये सुन लीजिए। हज़ारों नौकरियां, 40,000 नौकरी तो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने नौकरी दी है और उसके बाद जो लोग बाहर गए हैं तकरीबन 16.5 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में जो हैं वो गए हैं। इसके साथ मैं आपको बाकी तमाम महकमों से नौकरियों की लिस्ट दे के दूँगा। 3 साल में 1 करोड़ नौकरियों से कहीं आगे जा चुका है काम। तो शाहिद साहब वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, हुकूमत के तर्जुमान हैं, काबीना के इजलास के बाद आकर ब्रीफिंग देते हैं, हुकूमत की पॉलिसी बताते हैं। ये 3 साल में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां ये हुकूमत वाकई दे चुकी है? देखिए, मैं तो आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि वजारत ख़जाना का जो इकनॉमिक सर्वे है उसमें जो आदाद शुमार दिए गए हैं उसके मुताबिक इस हुकूमत के दौर में पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ी है। यानी जो बेरोज़गारी की शरह 30 जून 2018 को थी, जो पिछली हुकूमत का आखिरी साल था, उसके मुकाबले में आज पाकिस्तान में बेरोज़गारी ज़्यादा है। ये कह रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। प्लानिंग डिवीज़न में एक डिस्कशन हो रहा था जो सेनेट कमेटी में, वहाँ उन्होंने कहा कि वजारत
जो ख़जाना जो बेरोज़गारी के आदाद शुमार दे रहा है उससे बेरोज़गारी कहीं ज़्यादा है, कोई 2.5 गुना ज़्यादा है, ये प्लानिंग डिवीज़न ने कहा है। नंबर 2। नंबर 3, इन दोनों बातों को अगर आप छोड़ दें तो जो आदाद शुमार वजारत ख़जाना के हैं वो ये हैं, और स्टेट बैंक ने भी कहा है कि इस हुकूमत के 3 साल में मईशत की जो शरह नमू औसत है वो है 1.9% सालाना। और अगर इस साल की प्रोजेक्शंस शामिल कर लें जो हुकूमत खुद कह रही है तो 4 साल में जो औसत सालाना शरह नमू होगी वो होगी 2.6%, जबकि इनको विरसे में मिली थी 5.5%, यानी उससे आधी हो गई है। तो इसका मतलब वाज़ह है कि पाकिस्तान में न सिर्फ ये कि बेरोज़गारी बढ़ी है और गुर्बत भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है और फ़ीकस आमदनी भी बढ़ी है। ये तो आदाद शुमार वो है जो ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिस्प्यूट कर सकता है, ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर सकता है, ना प्लानिंग डिवीज़न कर सकता है। मैं यहाँ तक तो आपको बता सकता हूँ। सही, तो फिर जाहिर है सर ये जो फिगर इन्होंने कोट किया है ये शायद फिर किसी और मुल्क का होगा, या फिर इसको फेक न्यूज़ के ज़ुमरे मिलने के जाली खबरें या झूठे बयान दिए जा रहे हैं और एक तरह से फिर ज़ाहिर है आवाम की आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब ये जो डॉलर की उड़ान है, ये डॉलर क्यों इस हुकूमत के काबू में नहीं आ रहा? ये हर रोज़ हम सुनते हैं कुछ पैसे उसमें इजाफा हो गया, ये 170 को क्रॉस कर चुका है और किसी भी तौर पर हुकूमत इसको नीचे नहीं ला पा रही। अफगानिस्तान की सूरत हाल ये इसमें एक फैक्टर है, या फिर ये हुकूमत इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है वजारत ख़जाना? देखिए ये तो है, ये तो स्टेट बैंक का जुरिडिक्शन है रुपए की कदर को कंट्रोल करना। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि मई 2021 से अब तक जो है वो कोई 18 रुपया फ़ी डॉलर रुपए की कदर में कमी हुई है। तो अगर मई से हुई है तो अफ़गानिस्तान का इशू तो आपको पता है उसके बहुत बाद में आया था। तो इसका मतलब ये मई में बहुत तेज़ी से गिरावट शुरू हो चुकी थी। इसका मतलब क्या है, और हमारे पास इसके दस्तावेजी सबूत हैं कि हमारा ये हुआ है कि ये जो रुपए की कदर गिराई गई है, ये इसको मैं नरम अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि ना इसको स्टेट बैंक डिफेंड कर पाएगा, ना उसके जवाब को स्टेट बैंक या हुकूमत पाकिस्तान इसको अपने आप को डिफेंड कर पाएगी अगर उनको कटहरे में खड़ा किया गया। उसकी मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। देखिए हमने, आपको याद है मैंने आपके चैनल पे कई दफ़े ये कहा था पिछले साल यानी 2021 में कि जिस तरीके से उन्होंने डिस्काउंट रेट को कम किया है और सस्ती शरह सूद पे बेतहाशा कर्जे दे रहे हैं, और कई लोगों ने कई 100 अरब रुपए के कर्जे बैंकों से सस्ती शरह पे ले लिए, और उसके बाद उन्होंने गाड़ियाँ खरीदनी शुरू कर दी, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये हमारी तरक्की की निशानी है। ये सस्ते कर्जे लेके इंपोर्टेड गाड़ियाँ खरीदी गई, गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स की गई और पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ना शुरू हो गया। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि पिछले साल 30 अरब डॉलर का तिजारती खसारा पाकिस्तान ने उठाया, और हम उस वक्त ये शोर कर रहे थे कि स्टेट बैंक इसको जो है इंपोर्ट्स को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा, हुकूमत क्यों नहीं कंट्रोल कर रही। अब ये 3 महीने गुजरे, इसमें जो है 11.7 अरब डॉलर और हो गया, यानी 15 महीने में अगर आपने 42 अरब डॉलर का तिजारती खसारा उठा लिया। और जो दूसरी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल करंट अकाउंट डेफिसिट जो मेन चीज़ है वो 14 से 15 अरब डॉलर रहेगा, जो ख़तरनाक और खौफनाक हद है। लेकिन स्टेट बैंक के गवर्नर ने अगस्त में ये कहा था कि ये रहेगा 2 से 3% GDP, यानी 6 अरब डॉलर या उससे ज़्यादा। तो अगर ये 14 अरब डॉलर पर जा रहा है, स्टेट बैंक को पता है, लेकिन अगर स्टेट बैंक भी ये कह दी 6 अरब प्लस रहेगा, तो जब आपके अशारिये ख़राब हैं 2018 के मुकाबले में निस्फ दर्जन से ज़्यादा अशारिये ख़राब हैं, जिसको दिवालिया जब कह रहे थे, उससे अगर आप शरह नमू ख़राब है, महंगाई ज़्यादा है, कर्ज़ों का हजम ज़्यादा है, बजट खसारा बढ़ा है, रुपए की कदर गिरी है, स्टॉक एक्सचेंज को 1400 अरब रुपए गिर गया है इस हुकूमत के आने के बाद, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुस्तकिल गिर रहा है, तो रुपए की कदर तो गिरी है, उसका तो जवाब है। लेकिन आपने जानते बूझते हुए बजट इंपोर्ट्स को कंट्रोल नहीं किया, जो हम शोर कर रहे थे। अब अक्टूबर में आके इन्होंने स्टेट बैंक ने कहा है कि हम ये सख्ती इंपोर्ट्स में करेंगे। ये तो जब तबाही हो चुकी है आप कह रहे हैं। मैं सब कहना ये था पिछले साल जब हमें सितंबर 2020 में पता चल गया था कि तिजारती खसारा बढ़ रहा है और हम हुकूमत पे जोर दे रहे थे आप इसको कंट्रोल करें, तो उन्होंने अशराफिया की मईशत को और काले धन को सफ़ेद जो करते रहे और जो अब इस तबाही का अजाला कैसे किया जा सकता है, अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, खासतौर पर रुपए की कदर को ये वापस कैसे लाया जा सकता है? अभी 3 रोज़ पहले मुजम्मिल असलम साहब मौजूद थे, उनके सामने मैंने सवाल रखा तो उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास जो डॉलर के रिजर्व्स हैं अगर वो मार्केट में झोंक दे तो फिर ये डॉलर एक दिन में 135 140 पर आ जाएगा। क्या फिर डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने का यही एक तरीका है या फिर कोई और तजवीज़, कोई तरीका आपके पास भी मौजूद है?
देखिए बात यह है कि स्टेट बैंक के पास कोई डॉलर वॉलर नहीं है। जो स्टेट बैंक के पास डॉलर हैं वो उधार के कर्जे लिए हुए हैं, उनके अपने नहीं हैं। और इनको कर्जों की मार्केट, देखिए मार्केट बेवकूफ़ नहीं है, मार्केट को पता है कि क्या होने वाला है। ये वापस जाने वाली बात तो अभी आप भूल जाए, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा। ये 40-50 के बाद ये तो ख्वाब में भी नहीं होगा। ये तो हो गया, जो होना था तो हो और गया। आगे कहाँ तक जाएगा शायद साहब? देखिए आगे तो अगर आपको देखें कि जो अगर जैसे मैंने बताया कि स्टेट बैंक ने 1 साल तक जो है वो इंपोर्ट्स को करने दिया, कर्टेल नहीं किया। अगर वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन जब मैं 14 अरब डॉलर की आपको बात कर रहा हूँ कि इस साल तिजारती खसारा होने जा रहा है और हमारा स्टेट बैंक कह रहा है $6 बिलियन प्लस, तो पहले तो ये आप करना ही नहीं चाहते हैं मेरे ख्याल से। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आपको इंटरनेशनल एजेंसीज ने जो कहा है वो ये कहा है कि 2022 में ये 180 क्रॉस करेगा। ये अब दुनिया कह रही है, लेकिन सवाल ये कि हमें तो तकलीफ होती है ना, लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। जब आपकी 55 अरब डॉलर की इंपोर्ट है तो उसमें जब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर $100 आप इंपोर्ट करते थे, जब जिस दिन इमरान खान साहब ने हलफ उठाया था, तो आपको 12,400 रुपये देने पड़ते, आज 17,000 देने पड़ रहे हैं। अब हुकूमत जो टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स ले रही है वो $100 की इंपोर्ट पर 17,000 रुपये ले रही है। उनके तो मज़े हो गए, कह रहे जी हमारी वो बढ़ गई। लेकिन पेट्रोल का क्या होगा? जितनी $60 बिलियन की इंपोर्ट है, जो आवाम जिसे शायद साहब इसका मतलब कि आम अल्फाज में फिर हम ये कह सकते हैं अगर डॉलर की कीमत को नहीं कंट्रोल किया गया तो फिर अगले 1 साल में महंगाई भी कंट्रोल होने वाली नहीं है, फिर ये भी इस कीमत के साथ साथ बढ़ती रहेगी। नहीं, मैं समझता हूँ अगर ये रुपए की कदर को कंट्रोल कर भी ले तो अब महंगाई तो नहीं कम होती, इसलिए कि और फैक्टर्स इनके इतने ज़्यादा हैं। जब आप, जैसे मैंने आपसे बताया कि इस वक्त इन्होंने, मैं बड़ी अच्छी अहम बात आपको बता दूँ, जिस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमतें $120 फी बैरल या उससे ज़्यादा थी, उस वक्त पाकिस्तान में कम थी। आज जबकि $80 है, पाकिस्तान में ज़्यादा है। तो आपने इस वक्त पेट्रोलियम लेवी और जीएसटी को कम रखा है, क्योंकि रुपए की कदर जो है गिराई है, आपने गिराई है कि लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इतनी महंगाई हो गई। अब इनको ये बढ़ाना पड़ेगा। IMF जब अक्टूबर में मुज़ाकरात होंगे वो ये दबाव डालेंगे कि जी आपका बजट खसारा आसमान पे जा रहा है। तो अब मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा होने वाला है। तो अगर ये कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर कंट्रोल करें, महंगाई अब इस हुकूमत की बस की नहीं रही, तो मैं तो आपको रिकॉर्ड पे एक स्टेटमेंट दे सकता हूं कि जब इस हुकूमत के 5 साल पूरे होंगे, औसत महंगाई जो इनकी है वो उससे बहुत ज़्यादा होगी जो इनको विरसे में मिली थी, और शरह नमू जो इनको विरसे में मिली थी 5 साल की औसत उसके बहुत कम होगी। ये बिल्कुल वो चीज़ है, अब इनके हाथ से निकल गई है। ये करना भी चाहे तो अब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलें, ये हुकूमत करना भी चाहे तो अब इनके हाथ से बात निकल चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे और कह महंगाई अब इस हुकूमत से कंट्रोल होने वाली नहीं है और अगले तकरीबन 1 साल तक डॉलर की कदर में भी इजाफा होता रहेगा और रुपए की कदर इसी तरह से गिरती रहेगी अगर हुकूमत ने इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।